Honorable Principal of the college, Madam Manjula ji, other guests, special guests, डॉक्टर मैं थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ यशपाल जी आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है यशपाल जी डॉक्टर कीर्ति and other dignitaries on and off the dais, other faculty members, teachers and students. At the outset I would like to humbly thank Dr. Manjula ji and Dr. Himanshi का नाम भूल गया था Himanshi for inviting me here to deliver this keynote address in this seminar. And you are very prestigious as well as lovely college to call Madam Principal. I think not only this campus is lovely, the students of this campus are also very lovely. And everyone is very lovely, beautiful, whatever you would like to say. मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है. I think I should be speaking in a mixed language. That would be more better, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कई तरह के अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट भी होंगे. तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जैसे मेरे बारे में इतना अच्छा नाइस इंट्रोडक्शन भी किया आपने. मैडम आपका क्या नाम है? प्रगति. डॉक्टर प्रगति ने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में और भी जो कलीग हैं वो शायद मेरे बारे में हो सकता है बड़ा चढ़ा के बात कर दें. बट आई वुड मेक इट वेरी क्लियर एट द आउटसेट. दोस्तों बच्चों, so far as my introduction about me is concerned, I think I'm not a very big person or a big historian or a big scholar. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार आई एम जस्ट मेरे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दैट्स ऑल. मैं हिस्ट्री का ही विद्यार्थी हूँ आपकी तरह ही. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न हिस्ट्री, ट्राइंग टू रीड हिस्ट्री एंड आल्सो ट्राइंग टू प्रैक्टिस हिस्ट्री. बस इतना काफ़ी है मेरे बारे में. बाकी जो कहा गया है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह दिया होगा उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, थोड़ा सा काम करते रहो. तो एक हमारे इतिहासकार थे मेरे डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर केसी यादव, डॉक्टर आपने भी नाम सुना होगा, यशपाल जी. वो कहते थे, मैं अर्लियर फेज में जो है जब आया था, वो कहते थे थोड़ा थोड़ा भी काम करते रहो, ऐसा भी एक दिन देर लग जाएगा. और वो बात सही थी. थोड़ा थोड़ा करते गए, कुछ कुछ हो गया ठीक ठाक सा. इन एनी केस, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ सेमिनार, सबसे पहले तो आई वुड अप्रिशिएट डॉक्टर हिमांशी for the thinking about this very good topic of this seminar. मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि भाई ये वास्तव में किसी थॉटफुल व्यक्ति का बनाया हुआ है टॉपिक. एक बार में तो समझ में भी नहीं आता. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद भी देख रहा था, मैंने कहा भाई इसमें तो कई चीजें मिला दी हिमांशी ने. हिमांशी आपकी मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा. अगर आपने ये सोचा है रियली या किसी सीनियर से भी राय दी हो तो और भी अच्छी बात है. तो इनका जो सेमिनार का थीम है, जैसे आपको दिख भी रहा है, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इंटरसेक्शंस अक्रॉस टाइम, स्पेस एंड थॉट. देखिए दो चीजों को हम साथ लेके और फिर इंटरसेक्शंस बनाए गए हैं. जरा ये समझने का टॉपिक है, जरा आप गौर करिए. हिस्ट्री एंड सोसाइटी, आप जानते हो इतिहास का समाज के साथ कितना गहरा ताल्लुक है. और फिर ये किन चौराहों पे मिलते हैं. इंटरसेक्शंस मींस जो चौराहे होते हैं जहां काटती हैं दो रेखाएं. तो एक है टाइम, समय. देखो समय जो है क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री की अकाउंट भी कहा जाता है क्रोनोलॉजी को. और दूसरा स्पेस यानी स्थान. तो देखिए स्पेस का मतलब एक तरह से ज्योग्राफी है ना. स्थान का अध्ययन ज्योग्राफी में होता है. तो हम एक दूसरी बात कहते हैं हिस्ट्री की दूसरी आंख ज्योग्राफी है. और तीसरी चीज है थॉट, मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है. क्योंकि इंसान एक थिंकिंग प्राणी है. उसने सारे डिसिप्लिन बनाए हैं जिनमें से हिस्ट्री भी है ना. और वो सोच के उनका किस तरह से हम इन दोनों चीजों को समझते रहे हैं, कैसे हिस्टोरियोग्राफी का भी विकास हुआ है. तो ये टॉपिक जब मैंने समझा, इस पे जब मैंने पढ़ा, और तब मुझे लगा इस पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है. और अच्छा है, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे कीनोट के लिए कहा गया. वास्तव में इस पे तो कीनोट में जो टाइम मिलता है उस लायक बात
करी जा सकती है, उससे ब्रीफली बात नहीं हो सकती। तो शायद मुझे 1 घंटा तो शायद मिलेगा शायद, है मैडम? तो और अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्दी कर दूंगा। तो देखो, इंट्रोडक्टरी तौर पे 2-3 बातें हैं। मैंने सेमिनार का टॉपिक आपको क्लियर कर दिया, तो आप ये समझ गए होंगे कि हिस्ट्री इज नॉट मेयरली स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री क्रॉनिकल नहीं है, सिर्फ घटनाओं का अध्ययन नहीं है। दूसरा, हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नहीं है, या डायनेस्टीज की हिस्ट्री भी नहीं है। जो नॉन हिस्ट्री के लोग हैं वो जरा गौर करें, हिस्ट्री को आज भी बहुत पुराने ढंग से सोचते हो आप। हिस्ट्री सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं होता, राजे महाराजाओं की कहानी नहीं है, ना डायनेस्टीज की कहानी है। और एक और बात है, हिस्ट्री इलीट सेंट्रिक जो नैरेटिव है वो भी नहीं है, यानी जो अभिजात्य लोगों ने जो नैरेटिव बना रखे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है सारा हिस्ट्री जो है ना, ऑल हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल नैरेटिव। हम जो भी बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में वो नैरेटिव होते हैं, और वो इलीट के बनाए हुए ज्यादातर, लेकिन वो नहीं है हिस्ट्री। असल में तो हिस्ट्री को आज के दौर में अगर आप देखो ना, हिस्ट्री बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। हिस्ट्री हैज बिकम ए फुल कंप्लीट सोशल साइंसेज एंड वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल साइंस। तो हिस्ट्री में बहुत चीजें आती है। हिस्ट्री में इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, सोसाइटी के साथ खासकर जो आप देख रहे हो ना, हिस्ट्री सोशल साइंस है और बन गया है। आज से नहीं बना, बहुत साल से बन रहा है, लोगों को पता ही नहीं। लोग अभी भी पुरानी दुनिया में हिस्ट्री को सोचते हैं, पुराने परसेप्शन से। तो हिस्ट्री इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री इज अबाउट सिस्टम्स, और हिस्ट्री जो है ये हेजमनी और हायरार्की को भी स्टडी करते हैं। सोसाइटी में जो हेजमनीज रही है, हायरार्की रही है, वो भी पढ़ी जाती है, खूब पढ़ी जाती है। और इसके अलावा कलेक्टिव मेमोरी, जैसे मैडम कह रही है, ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी को पढ़ने का विज्ञान है। तो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, खासकर इस सोशल साइंस में, हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, और भी सोशल साइंस है। हम हालांकि पूरी तरह परफेक्ट साइंस होने का दावा तो नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सोशल साइंस तो है। तो एज ए सोशल साइंस हिस्ट्री जो शेप लेती है, देखिए जब हिस्ट्री जब शेप लेती है तो 2 चीजें हैं। पहली बात, हिस्ट्री शेप्स सोसाइटी, और जो सोसाइटी है दैट आल्सो प्ले रोल इन शेपिंग हिस्ट्री। तो ये दोनों चीजें, समाज का अपना एक रोल है, सामाजिक संस्थाओं का अपना एक रोल है हिस्ट्री को शेप करने में, और हिस्ट्री जो है वो अगेन सोसाइटी को इफेक्ट करती है। तो इसलिए जो इंटरसेक्शंस का जो ये टॉपिक है सेमिनार का, ये मौजूद हो जाता है। एक और बात बताऊं, 20th सेंचुरी में हिस्ट्री का इमरजेंस हुआ एज ए सोशल साइंस। आपने अगस्ट काम्टे का नाम सुना होगा। अगस्ट काम्टे, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। अगस्ट काम्टे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, हिस्ट्री इज ए सोशल फिजिक्स। उसने हिस्टोरियन का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया था। जो 19th सेंचुरी है, असल में दिस वाज द सेंचुरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। 19वीं शताब्दी में इतिहास को बहुत महत्व दिया जाता था, तो सारे थिंकर सोचते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो काम्टे ने कहा कि हिस्ट्री सोशल फिजिक्स है। हालांकि हमने ये परिभाषा हमें अच्छी नहीं लगी, हम तो हिस्ट्री रहना चाहते हैं, फिजिक्स नहीं बनना चाहते। लेकिन हाँ, काम्टे ने जो बात कही, वहां से हिस्ट्री का एक टर्न आता है, एक शिफ्ट आता है, यहां से शिफ्ट बदलता है। अब हिस्ट्री जो है समाज विज्ञान पढ़ने की दिशा में जाती है, और यहीं से सोशल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोशल हिस्ट्री सेंटर स्टेज में आ जाती है, क्योंकि सोशल हिस्ट्री ही सही मायनों में देखें तो रियल हिस्ट्री है। और एक तीसरी बात, इंटरडिसिप्लिनरी एंगेजमेंट की बात हुई। ये बात भी काम्टे से ही शुरू होती है। काम्टे खुद सोशियोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। बैठ जाओ, बैठ के कर दो। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। तो काम्टे ने कहा कि देखो 3-4 डिसिप्लिन को मिलना पड़ेगा, जब एक परफेक्ट जो है हम इस तरह का सोशल साइंस बना पाएंगे जो मानव व्यवहार और मानव विकास के नियमों को खोज सके। ये डार्विन का इफेक्ट है। असल में डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी ना, तो उस समय 19वीं शताब्दी में जो थिंकर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सामाजिक विकास के नियमों को भी खोजा जाए। भाई सामाजिक विकास या मानव जाति का विकास किस तरह से हुआ है, सभ्यता का विकास, उसके नियमों को खोज लें तो हमें परफेक्ट जो है काम कर देंगे, परफेक्ट सोशल साइंस बन जाएगा। तो यहां से काम्टे ने जो ये बात कही, यहीं से सोशल हिस्ट्री इमर्ज होती है, और यहीं से
आपके सेमिनार का जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी है, यही से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाती है हिस्ट्री में, बहुत पहले आ जाती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो वो कहते हैं 3 सब्जेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नियम बनाने में। पहला है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजिस्ट नियम बनाएगा, है वो सोशियोलॉजिस्ट है, सबसे ऊपर अपने आप को रख रहे हैं। दूसरा काम है हिस्टोरियन का, जो कि फैक्ट प्रोवाइड करेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट। और तीसरा काम है स्टैटिस्टिक्स के स्कॉलर्स का, वो लोग एनालाइज करेंगे डाटा को, जो हिस्टोरिकल डाटा आएगा, और उसके बेस पे वो इन तीनों का मिलके, तीनों का जो काम है वो होगा नियमों की खोज करना। तो यहां से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इमर्ज होती है। और वो तो हिस्ट्री को सोशल फिजिक्स बनाना चाहते थे, हालांकि सोशल फिजिक्स इस पे बहुत डिबेट है। कई बार जो है हम लोग जो सोशल साइंस वाले हो ना, वो बहुत ज्यादा इस बात पे आग्रह करते हैं कि भाई हम साइंस है। हालांकि साइंस हो तो फिर आपको आर्ट की डिग्री क्यों मिलती है? थोड़ा सा मैं, हमारे वीसी साहब एक कहानी सुनाते हैं कि एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो हमें पढ़ाते थे। और सोमनाथ जी की बात बता रहा हूँ, हमारे सत्यदेवा साहब। तो उन्होंने आधा सेमेस्टर इस बात में निकाल दिया इकोनॉमिक्स इज साइंस, और फिर भी प्रूव नहीं कर पाए। तो हम प्रूव नहीं कर सकते वास्तव में, हम आर्ट भी हैं, साइंस भी है, दोनों ही बात है। तो हमने इसलिए सोशल फिजिक्स का आइडिया हमें अच्छा नहीं लगा, हम हिस्ट्री ही रहना चाहते हैं। और हिस्ट्री अपने आप में एक शानदार जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन भी है और थोड़ा सा आर्ट भी है। वो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, जो अपने टॉपिक पे ज्यादा रहना है। तो आज जो हिस्टोरियन है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेज अपना के वो हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री के या सोसाइटी के जो अलग अलग डायमेंशन है उनका स्टडी करते हैं। असली बात तो ये है, अब पॉलिटिकल हिस्ट्री राजे महाराजाओं की कहानियां बहुत पीछे छोड़ दी हमने, वो बहुत छोटी सी चीज है। तो आज हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम या रिसर्च करते हैं, वो मैंने बताया हेजेमनी एंड हायरार्कीज का हम अध्ययन करते हैं। मेरा खुद का भी एरिया यही है एज ए सोशल हिस्टोरियन। कल्चरल प्रैक्टिसेस का अध्ययन करते हैं, कल्चरल हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। कल्चरल हिस्ट्री बहुत बड़ा डायमेंशन बन गया है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन बन गया है हिस्ट्री के अंदर। इसी तरह एनवायरमेंटल हिस्ट्री, हिस्ट्री की एक ब्रांच है हमारी एनवायरमेंटल हिस्ट्री। कितना बड़ा मुद्दा है एनवायरमेंट का आज जानते हो। तो एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में जाते हैं, उसका एक अलग हमारी शाखा भी है। इसी तरह स्पेशल डायमेंशन, स्पेशल यानी जो स्पेस से जुड़ा हुआ मामला है ना, इसके डायमेंशंस में भी जाते हैं। और ये जो टाइम एंड स्पेस की थ्योरी मैंने बताई, ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं लागू होती, ये हर एक विज्ञान में लागू होती है। क्योंकि घटनाएं दो फलक पे घटती हैं, किसी समय में और किसी स्थान पे। तो ये फिजिक्स में भी उतनी ही लागू होती है जितनी हिस्ट्री। तो अब सवाल उठता है कि ये इंटरसेक्शंस जो हमने, ये जो चौराहे हैं, ये 3 चौराहे जो हमने बताए ना, टाइम, स्पेस एंड थॉट, इसको लेके हिस्ट्री और सोसाइटी को कैसे देखा गया है। तो इसमें थ्योरेटिकल डिबेट्स क्या है, मैं उनमें थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं। हालांकि प्योर ये हिस्टोरियोग्राफिकल मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है दूसरे लोग भी जो नॉन हिस्ट्री के लोग हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री सोशल साइंस बनना कब शुरू हुआ, अगर इसको क्रोनोलॉजिकली, और ये जो थिंकिंग है ना हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि तीसरा पहलू है आपका थॉट, तो इसमें आएगी हिस्टोरियोग्राफी। ये हिस्टोरियोग्राफी इस दिशा में जानी कब शुरू हुई, जब हमने हिस्ट्री को सोशल साइंस की तरह देखना शुरू किया। तो यहाँ पे मेरे सामने, मेरे जहन में जो पहला नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स वास्तव में हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। हालांकि कई लोग मार्क्स का नाम सुन के आजकल थोड़ा सा है ना, कुछ देश में वातावरण भी ऐसा हो गया कि मार्क्स का नाम सुन के ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन मार्क्स को एज ए स्कॉलर हमें देखना चाहिए। मार्क्स, देखो मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों कि जो ज्ञान परंपरा है मॉडर्न टाइम की, इतनी भी सोशल साइंसेज में थिंकिंग हो रही है और दर्शन में भी, सारे सोशल साइंसेज में, उसमें 2 ही एज हैं। पहला है बिफोर मार्क्स और दूसरा है आफ्टर मार्क्स। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो पता क्यों? क्योंकि इससे पहले, मार्क्स से पहले थिंकर जो थे, फिलोसफर थे, वो क्या करते थे, वो सोसाइटी को एक्सप्लेन करते थे। भाई ये है सोसाइटी, ये समाज के नियम है। मार्क्स ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। मार्क्स ने कहा सोसाइटी को एक्सप्लेन करना काफी नहीं है, सोसाइटी बदले कैसे, ये भी तो एक मुद्दा है। ये जो समाज है जिसमें बहुत सारी खराबियां भी तो हैं, भाई ठीक है समाज में अच्छी चीजें भी हैं लेकिन खराबियां भी, तो इसको बदलने का भी काम फिलोसफर्स का है। और मार्क्स ने वो खुद वो काम किया। ये है मार्क्स का योगदान।
लेकिन मैं मार्क्स के उन मुद्दों पे फोकस करूंगा जहां से वो हिस्ट्री को सोशल साइंस बनाने की ओर ले जाते हैं। तो मार्क्स ने देखिए एक थ्योरी दी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की, सुना होगा आपने इसके बारे में। असल में ये आइडिया तो लिया मार्क्स ने हीगल से, द्वंद्व का सिद्धांत, डायलेक्टिक्स की जो थ्योरी। लेकिन मार्क्स असल में ओरिजिनल थिंकर नहीं है, कोई भी थिंकर ओरिजिनल नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाते हैं, पहले आइडिया होते हैं, अपने आप में कोई भी ओरिजिनल नहीं होता। लेकिन जीनियस वो भी होता है जो पहले के आइडिया को मिला के एक नई चीज बना दे। मार्क्स ने वही काम किया। मार्क्स ने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का नाम दिया इसको, असल में डायलेक्टिकल, इसको डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म भी कहते हैं। ये हीगल की थ्योरी थी कि किस तरह से जो है ना डायलेक्ट चलता है थीसिस और एंटीथीसिस में, या एक विचार और दूसरे विचार में। पहले एक विचार आता है, फिर उसके खिलाफ जो है धीरे धीरे एंटीथीसिस बनती है, फिर दूसरा विचार आता है। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो मार्क्स ने यहाँ पे एक चीज बात कही, कोई कई चीजें कहते हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। उत्पादन के साधन, मटेरियल जो कंडीशंस हैं, प्रोडक्शन फोर्सेस वगैरह वगैरह। असल में मार्क्स ने ये जो मैटर शब्द है इसको ज्यादा जोर दे दिया। इसका भी यहाँ भी विज्ञानों का असर है, हम लोग विज्ञानों से बहुत प्रभावित होते हैं। न्यूटन ने असल में मैटर को रियलिटी घोषित किया था, है ना, भाई सब कुछ मैटर है। तो मार्क्स अपनी थ्योरी को साइंटिफिक दर्शाने के लिए मैटेरियलिज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरे मैं थोड़ा क्रिटिकली देखूं मार्क्स को, असल में मार्क्स ने किया क्या? असल में मार्क्स ने हिस्ट्री की इकोनॉमिक व्याख्या की है। इसको ध्यान से अगर देखें, इट वाज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बेसिकली। मार्क्स के देखो दूसरा काम भी है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, किस तरह से उसने समाज को बदलने का एक सिद्धांत दिया है ना, वो एक अलग चीज है। मैं उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। मार्क्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसको इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की भी थ्योरी कहते हैं, आर्थिक नियतिवाद। भाई आर्थिक कारणों से सब कुछ होता है। बड़ी शानदार थ्योरी है वास्तव में। देखिए जब हम सवेरे सवेरे निकलते हैं घर से, सरल शब्द में बता रहा हूँ बच्चों के लिए, सवेरे सवेरे हम लोग सवेरे सवेरे निकलते हैं नहा धो के, कई लोग बिना नहाए निकलते हैं और कुछ ना कुछ काम करने जाते हैं ना, कुछ ना कुछ, मतलब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे अच्छा काम करें, क्रिमिनल लोग भी निकलते हैं, वो बुरे काम करते हैं, लेकिन है तो सारा चीज अर्थ के लिए ना। मार्क्स ये बात कहते हैं कि सब कुछ आर्थिक कारणों से होता है। लेकिन ये डायनेमिक थ्योरी है, ये इसको जो है सॉरी डॉगमेटिक थ्योरी है। ये एक डॉगमा से सब कुछ इंटरप्रेट किया जा रहा है, डायनेमिक नहीं है ये। डॉगमा मतलब जानते हो ना, एक सिद्धांत से सब कुछ व्याख्या कर दो आप, पूरी तरह पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मार्क्स ने किया, कई लोग करते हैं। तो असल में वो आर्थिक कारणों में जाके ये बता रहे हैं कि इतिहास की मोटर फोर्स है इकोनॉमी। इकोनॉमी को समझो। देखो यहाँ पे मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री इज रियल हिस्ट्री। यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं। और जब आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को रियल हिस्ट्री डिक्लेयर करोगे तो सोशल हिस्ट्री अपने आप ही आ जाएगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री अपने आप में थोड़ा ना होती है, इकोनॉमी लोगों की तो होती है ना। तो ये योगदान था। मार्क्स ने यहां से क्लासेस की बात करनी शुरू करी, वर्ग की। समाज में क्लासेस होती हैं, उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल करने के लिए क्लासेस में संघर्ष भी चलता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं। ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन मार्क्स का यहाँ योगदान में ये बता रहा हूं कि वो हिस्ट्री को एक सोशल साइंस बनाने की दिशा में ले जाने वाले पहले थिंकर हैं। और हिस्ट्री को ही नहीं, इकोनॉमिक्स को भी और बाकी सोशल साइंसेस को भी, सभी को, फिलोसफी को भी। वो सभी को कहते हैं, फिलोसफर का काम ये नहीं है, हिस्टोरियन का काम ये नहीं है कि बस आप चीजें बता दो, हमें चीजों को बदलना भी है। तो यहां से मैं मार्क्स का एक योगदान आपको खासकर ये जो देखिए, उसने मार्क्स ने इकोनॉमी को बेस कहा। इकोनॉमी इज बेस। दो अवधारणाएं हैं मार्क्सवाद चिंतन में, एक बेस और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर। उसने इकोनॉमी को कहा बेस है, और राजनीतिक व्यवस्थाएं, राज्य और ऐसी चीजें जो है ना तमाम, वो सुपर स्ट्रक्चर है। तो पहले बेस को समझो ना, सुपर स्ट्रक्चर तो जब समझ में आएगा। तो ये है पहला जो थॉट की अगर बात कर रहे हो ना, तो यहां से हिस्ट्री सोशल साइंस पढ़ने की ओर जाता है। ये मैं यूरोपियन कंटेक्स्ट में, या यूरोपियन कह लीजिए या वर्ल्ड वाइड कह लीजिए, किस तरह से मॉडर्न टाइम में इतिहास दर्शन का विकास हो रहा है। अभी एक दूसरे व्यक्ति की ओर ले जाता हूं मैं आपको, वो है मैक्स वेबर। बच्चों वेबर के बारे में शायद कम सुना होगा आपने। हाँ मैडम जानती हैं, मैडम अच्छे स्कॉलर बैठे हैं यहाँ पे। तो देखो मार्क्स के बाद एक और
ये सोशोलॉजिस्ट है, इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में भी, सारे सोशल साइंसेज में। असल में जब हमें सोशल साइंस बनाने की दिशा में जब जाए तो इस तरह के लोगों का, जो नॉन हिस्ट्री के लोग हैं, इनका बड़ा योगदान है। इसलिए हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत डेमोक्रेटिक है, हमारे सब्जेक्ट में नॉन हिस्ट्री के लोग बहुत योगदान देते रहे, ये अच्छी बात है, बहुत पॉपुलर भी है। तो मैक्स वेबर ने एक स्टडी की 1904 में, ये उनकी किताब बड़ी चर्चित हुई, इसका नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये असल में अमेरिका के ऊपर है ये किताब, अमेरिका में जो पूंजीवादी जो देश के तौर पे किस तरह से इमर्ज होता है। वेबर ने इसमें एक थ्योरी दी, मार्क्स का एक तरह से वो खंडन कर रहे हैं। वो कहते हैं आर्थिक कारणों से सब कुछ नहीं होता, वो कहते हैं असल में कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज ये बड़ा रोल अदा करते हैं, एक नया डायमेंशन दे देते हैं, कल्चरल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज। जैसे वो कहते हैं प्रोटेस्टेंट जो धर्म उभरा कैथोलिक धर्म के खिलाफ है ना, कैथोलिक धर्म थोड़ा ज्यादा रूढ़िवादी हो गया था, हमारे देश में भी समाज सुधार आंदोलन चले ना 19वीं शताब्दी में, तो यूरोप में ये बड़ा भारी एक मूवमेंट उठा था प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट से मतलब प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, उसी से शब्द बन गया प्रोटेस्टेंट रिलीजन, जो कि मतलब नए आइडियाज की ओर मुड़ रहा है, रैशनलिज्म को थोड़ा सा अडॉप्ट कर रहा है। ईसाई धर्म की भी रैशनलिस्ट और साइंटिफिक व्याख्या करने के प्रयास करते हैं, तो मार्टिन लूथर से लेके कार्विन जिंगले वगैरह तब तमाम लोगों का एक रोल है इसमें। और ये जो प्रोटेस्टेंट लोग थे ना, इन लोगों ने ही नई दुनिया की खोज करी। वो ये बता रहे हैं अमेरिका जैसे जो देश है, अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है, इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, तो ज्यादातर लोग यही गए आगे, इन लोगों ने ही पूंजीवाद जैसे विचार को जन्म दिया। देखो कहां से विचार आ रहे हैं, धर्म से ही तो आ रहे हैं ना, लेकिन धर्म का एक सुधरा हुआ रूप है वो, और रिफॉर्मिस्ट रिलीजन है, इसलिए इसको रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। तो यहां वेबर एक नया इंटरवेंशन देते हैं कि भाई कल्चर का एक रोल है, कल्चरल वैल्यूज का, किस तरह के वैल्यूज को फॉलो करते हैं वो आपकी जिंदगी को बनाते हैं, रिलीजियस वैल्यू, कल्चरल वैल्यू। तो वेबर इन पर्सपेक्टिव ने हमारी बहुत हेल्प करी। मार्क्स ने जो एक डोगमा दिया था ना, इकोनॉमिक कारणों से ही सब कुछ होता है, अब एक दूसरा सिद्धांत आ गया कि नहीं, इकोनॉमिक कारण काफी नहीं है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट है ना, वो बड़ा डायनामिक डिसिप्लिन है, हम एक तरह के कारणों में नहीं जाते। हमारे सब्जेक्ट की एक और खासियत है, हम सबसे लेते हैं, सबकी थ्योरीज को समझने का प्रयास करते हैं, बात थिंकिंग की हो रही है ना, लेकिन हम डायनामिक रहते हैं, हम डॉगमेटिक नहीं होते, हम हजार कारणों की तरफ जाते हैं। तो वेबरियन पर्सपेक्टिव ने 2-3 बातें हमें समझाई कि भाई रिलीजियस मोमेंट्स का अपना एक महत्व है, रिलीजन्स का अपना एक महत्व है, ट्रेडिशंस का अपना एक महत्व है। इसी तरह जो है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को हमें समझना होगा, जो बौद्धिक परंपराएं हैं वहां से बहुत चीजें आती हैं, और इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, ये वेबर ने समझाया है। इसके बाद आगे ले जाता हूं। इसके बाद तीसरा जो थिंकर है, जो खासकर हिस्ट्री को जो है प्रभावित करता है इस वे में, एक सोशल साइंस बनाने की दिशा में जो ले जाता है, वो है एंटोनियो ग्राम्शी। ग्राम्शी का नाम शायद कुछ लोग जानते होंगे। ग्राम्शी वैसे मार्क्सवादी परंपरा में थे, लेकिन मार्क्स से कुछ हटके बातें कही उन्होंने। मार्क्स तो सब कुछ आर्थिक चीजों में ढूंढते थे, ग्राम्शी ने एक और विचार दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग विचार है। मार्क्स ये ग्राम्शी कहते हैं इटली के थिंकर थे, सारी उम्र, थोड़ी उम्र थी इनकी, मुसोलिनी ने इनको जेल में डाल दिया था, वहीं मर गए थे, लेकिन इन्होंने जेल में कुछ नोट्स लिखे जिनको प्रिजन डायरी कहा जाता है, प्रिजन नोटबुक्स, जेल में जो लिखा वो संकलन करके जेल से निकलवा दिया उसके कुछ लोगों ने, वो बाद में पब्लिश हुआ। बड़ा शानदार इंटरवेंशन है ये क्रांतिकारी चिंतन में, खासकर वो क्रांतिकारी परंपरा में भी आते हैं, मार्क्सवादी परंपरा में। तो उसने एक विचार दिया ग्राम्शी ने, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है हिस्टोरियोग्राफी पे। वो विचार था हेजमनी का विचार। हेजमनी मतलब समाज पे कुछ लोगों की हेजमनी है सदियों से, और ये जो हेजमनी क्लास है वो कई तरह से अपनी हेजमनी कायम करता है, सिर्फ इकोनॉमी से नहीं करता। ये उसने नया इंटरवेंशन दिया, हेजमनी कैसे, डोमिनेंट क्लास अपनी हेजमनी कैसे मेंटेन करते हैं। उसने बताया कई तरीकों से, जैसे कल्चरल लीडरशिप, राजे महाराजे हैं ना, ये हमारे देश में भी कल्चरल लीडर यही है, यही माने जाते थे, संस्कृति में यही है हमारे ऊपर सिर मोर। देखो आपने अपनी दादी से कहानी सुनी होगी, एक क्या था बताओ, किसकी कहानी सुनाते हैं, एक राजा। ये है कल्चरल लीडरशिप, संस्कृति में श्रेष्ठ है।
राजे महाराजे और सामंती वर्ग, फ्यूडल क्लास, और हिंदुस्तान में कहो तो जातियां भी, जाति व्यवस्था भी आ जाती है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है। तो मैं कास्ट का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। कल्चर में ये लोग डोमिनेट करते हैं। इसी तरह दूसरी चीज है आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, उनकी वैचारिक डोमिनेंस बना रहता है। इस हेजमनी के कारण विचारधारा उनकी चलती है, वही लोग अपनी विचारधारा के जरिए बाकी लोगों पे भी रूल करते हैं। और तीसरी चीज है वो है कंट्रोल ओवर नॉलेज, जो बाद में फूको ने भी कहा। फूको जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर थे, फूको ने कहा कि नॉलेज और पावर का बड़ा भयंकर नेक्सस है। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, देयर इज अ नेक्सस बिटवीन उसको कहते हैं नॉलेज पावर पैराडाइम, कि जो जिसके पास पावर रही है वही नॉलेज प्रोड्यूस करता है, और वो अपनी पावर को लेजिटिमाइज करने वाला नॉलेज प्रोड्यूस करता है। और तो आप तमाम शास्त्रों में जाओ, धर्म ग्रंथों में जाओ, तो वो नॉलेज किसके फेवर में जा रहा है? वो जो ज्ञान परंपराएं किसके फेवर में? वो हेजमनी क्लास के फेवर में जाती हैं। ये बाद में फूको ने कहा, लेकिन ये बात विचार आता है कहां से? ग्रामशी से। ग्रामशी देखो मुश्किल से, मतलब बहुत थोड़ी एज है वैसे, इतना कुछ दे देते हैं जिसका समाज विज्ञानों पे बहुत गहरा असर पड़ता है, हमारे हिस्ट्री पे भी और दूसरे सोशल साइंसेस पे भी। लोगों को पता नहीं है, नॉन हिस्ट्री वालों को, कि हम कितनी सारी दार्शनिक और क्या कहते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन से गुजरे हैं, कितनी थिंकिंग हुई है, कितना थॉट हुआ है। तो ग्रामशी का असर ये पड़ा कि इससे हिस्टोरियोग्राफी का शेप बदलता है। जैसे मार्क्स ने शेप बदला ना हिस्ट्री का, मार्क्स के बाद पूरा मार्क्सवादी स्कूल इमर्ज होता है। वेबर ने जिस तरह हिस्टोरियोग्राफी का शेप बदला कि कल्चर को और कल्चरल वैल्यू को, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को हम देखने लगे, उसी तरह ग्रामशी ने एक रोल अदा किया। ग्रामशी के कारण दो चीजें इमर्ज होती हैं हिस्ट्री में। पहली चीज कल्चरल हिस्ट्री, बाद में जो पोस्ट मॉडर्न परंपरा आती है वो तो ये कहते हैं कल्चरल हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री इज कल्चरल हिस्ट्री, सारा इतिहास ही कल्चरल हिस्ट्री है। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख लो, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख लो, सोशल हिस्ट्री लिख लो, कुछ भी लिख लो, असल में वो कल्चरल नजरिए से ही लिखा गया है, ध्यान देना। तो ये विचार दिया ग्रामशी ने, और एक और विचार देते हैं, उसको भी इंस्पायर करते हैं, वो है सबाल्टर्न स्टडीज। यहां से एक बड़ा शिफ्ट होता है, सबाल्टर्न स्टडीज। सबाल्टर्न का मतलब होता है समाज में वो लोग जिनका कोई खास दर्जा नहीं होता। दो तरह के वर्ग होते हैं ना समाज में, एक है इलीट क्लास, अभिजात्य वर्ग, और दूसरे हैं सामान्य लोग, वो सबाल्टर्न है। इसमें जो है निचले लोग सारे आ जाते हैं, इसमें किसान भी है, इसमें मजदूर भी है, इसमें निचली जातियों के लोग भी हैं, इसमें ट्राइबल भी है, इसमें जो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस भी, इसमें महिलाएं भी हैं। ये सब सबाल्टर्न है, इनका दर्जा नीचा है। तो यहां से सबाल्टर्निटी का विचार उभरता है ग्रामशी से, और सबाल्टर्न स्टडीज इमर्ज होते हैं हिस्ट्री में। वो एक स्कूल इमर्ज होता है, हमारे देश में भी है, हिस्ट्री के लोग जानते हैं, हमारे देश में सबाल्टर्न स्कूल का बहुत प्रभाव रहा है। ये एक नई तरह की हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत होती है। तो यह है ग्रामशी का प्रभाव। एक थिंकर को और लेता हूं इसके बाद। ग्रामशी के बाद है एक नई ट्रेडिशन उभरती है, उसका बहुत प्रभाव, वो है एनाल्स ट्रेडिशन। एनाल्स के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। ये इतिहास को परफेक्ट बना देने, परफेक्ट सोशल साइंस बना देने की दिशा में बढ़ रहे हैं हम। एनाल्स ट्रेडिशन इसकी क्लाइमैक्स है एक तरह से। ये 20वीं शताब्दी में उभरती है, 1930 के दशक में खासकर। तो इसमें दो लोग थे, जो है एनाल्स ट्रेडिशन में मार्क ब्लॉक और लुशियन फेबर। मार्क ब्लॉक ये फ्रेंच हैं दोनों। तो मार्क ब्लॉक असल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और वहाँ मिलिट्री सर्विस भी जरूरी थी। तो फेबर वहाँ पे गए, मिले उनको जब वो सैनिक सेवा कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये उस समय की बातें हैं। तो ये दो लोग मिले, और फेबर का बहुत प्रभाव पड़ता है, जो बेसिकली ज्योग्राफी के एक स्कॉलर थे। मैं बता रहा हूँ इंटरडिसिप्लिनरिटी कैसे आती है, एक बड़ा यहाँ से भी एक योगदान है इन लोगों का। तो ये लोग मार्क ब्लॉक और फेबर ये एक विचार देते हैं, भाई जो फेबर ने खासकर समझाया ब्लॉक को, अब ये जो हिस्ट्री लिख रहे हैं ये किस तरह की हिस्ट्री है, ये तो बहुत थोड़ी चीजों का इतिहास है, इसमें ज्योग्राफी कहाँ है, इसमें जियो हिस्ट्री कहाँ है। तो मार्क ब्लॉक को सोचना पड़ा। मार्क ब्लॉक की एक बड़ी किताब, क्लासिकल किताब है, जो आज भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो वो उसकी जो है ना, उस पे क्राफ्ट ऑफ हिस्टोरियन, हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, उनका कौशल क्या है। लेकिन मार्क ब्लॉक का बहुत सारा काम और भी है। तो यहां से उसने एक विचार दिया, टोटल हिस्ट्री का विचार।
जरा ये गौर करना, टोटल हिस्ट्री यानी कि समग्र इतिहास, संपूर्ण इतिहास। भाई इतिहास में कोई चीज छूटे नहीं। ये जो हिस्ट्री लिख रहे हो तो बहुत अधूरी हिस्ट्री है। आप ये क्या मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखे जा रहे हो, या थोड़ा सा आपने सोशल हिस्ट्री कवर कर लिया, थोड़ा सा इकोनॉमिक भी करने लगे, लेकिन ये बात बनी नहीं। व्हाट अबाउट जियो हिस्ट्री, व्हाट अबाउट एनवायरमेंटल हिस्ट्री, व्हाट अबाउट नेचुरल हिस्ट्री? वो भी तो हिस्ट्री का डोमेन है भाई। हिस्ट्री में तो सब कुछ आता है, इनको कैसे छोड़े बैठे हो? तो हमें टोटल हिस्ट्री लिखना है। एनार्स परंपरा दोस्तों बहुत बड़ी परंपरा है, जरा गौर करना। इस परंपरा में तीन तरह के स्ट्रीम्स उभरती हैं। पहली स्ट्रीम खुद मार्क ब्लॉक की और इसकी है, फेबर की। ये जब ये बात टोटल हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक विचार उभरता है यहां से हिस्ट्री में। ये विचार है स्ट्रक्चरलिज्म। ये विचार है ढांचावाद। हम छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, छोटी मोटी चीजें ये बड़े स्ट्रक्चर की ओर जाइए। बड़ा स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, ढांचावाद। आप स्टेट का अध्ययन करिए, आप नेचुरल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करिए, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करिए। हिस्ट्री तो देखिए वो सारे के सारे, देखो हिस्ट्री असल में है क्या? इतिहास वो कहते हैं नेचुरल और ह्यूमन, जो तमाम एनवायरनमेंट है उसमें हिस्ट्री विकसित होती है मानव की। भाई हम उतना ही ह्यूमन एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है जितना हम नेचुरल एनवायरनमेंट का है ना। नेचर का भी तो प्रभाव है। तो इसलिए यहां से खास एक विचार उभरता है टोटल हिस्ट्री में, स्ट्रक्चरलिज्म। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति ब्रोडल, मैं थोड़ा ब्रीफली जा रहा हूं कि ब्रोडल जो है वो इनके शिष्य थे, मार्क ब्लॉक के और फेबर के। तो इन्होंने विचार दिया टोटल हिस्ट्री का, है ना। ब्रोडल को कहा जाता है ये टोटल हिस्ट्री का अकेला एक्सपेरिमेंट इसी व्यक्ति ने किया है। उसके बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई। पता इसमें 20 साल लगा दिए ब्रोडल ने। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। 30 साल में किताब लिखी, मेडिटेरेनियन वर्ल्ड एंड द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप। ये भूमध्य सागर और उसकी जो दुनिया है उसका इतिहास, ये एक जियो हिस्ट्री भी है। 20 साल लगाए इस किताब को लिखने में ब्रोडल ने। और उसमें फिर उसने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी है इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी। ये फिर एक डोगमा आ गया, फिर एक और सिद्धांत आ गया। इकोलॉजी ही डिटरमाइन करती है। जैसे मार्क्स ने दिया था ना इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, या वेबर ने जो दूसरी तरह का विचार दिया, तो ये कहते हैं नहीं, इकोलॉजी को देखो, एनवायरनमेंट को देखो। इकोलॉजी डिसाइड करती है और पारिस्थितिकी तंत्र को समझना बड़ा जरूरी है। तो ये दूसरा इंटरवेंशन है। इसके बाद एक तीसरी वेव भी आती है एनार्समेंट। तो एक तीसरी परंपरा भी आती है, बस वो है जो बाद की पीढ़ी के इतिहासकार हैं। इसमें मैं खासकर नाम बताऊंगा 2-3 लोगों का, फिर अपनी बात पूरी करने की दिशा में जाएंगे हम। तो यहां से एक तीसरी जो ट्रेडिशन, थर्ड जनरेशन, इसमें जैक्स गॉफ एंड इमैनुअल लेडुरे, ये 2 व्यक्ति हैं। ये 2-3 बातें और जोड़ते हैं। पहली बात तो हिस्ट्री में एक नई चीज जोड़ते हैं, वो है जो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को भी लाया जाना चाहिए, मानव शास्त्र को। हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी नाम की एक नई कह लीजिए ब्रांच, कह लीजिए, या एक नई विधा शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि इतिहास मानव के बारे में। दूसरा, मानव की एवरीडे ऑफ लाइफ, आम आदमी का जो रोजाना का जीवन है उसको भी हमें देखना होगा। आम आदमी का तो यही संघर्ष है ना, हर रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं। ये कहाँ है हिस्ट्री में? तो देखो हिस्ट्री को कहां से कहां ले जा रहे हैं ये लोग। इसी तरह माइक्रो हिस्ट्री का विचार आता है इससे। माइक्रो हिस्ट्री जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसी तरह माइक्रो हिस्ट्री। तो इस तरह के। इसके बाद मैं एक बात और कर दूं, सोशल हिस्ट्री किस तरह से इमर्ज हो रही है। इसमें एक परंपरा की बात मैं और कर दूं, जहां से सोशल हिस्ट्री फुल फ्लैश रूप में इमर्ज हो जाती है और पूरी तरह यूरोप में और पूरी दुनिया में हर जगह के इतिहास को सोशल हिस्ट्री, या मतलब इस तरीके से लोग देखने लगते हैं। ये एक आइडिया है रिकवरी ऑफ द पीपल। असल में हम इलीट से आगे बढ़ के, राजा महाराजाओं से आगे बढ़ के लोगों की ओर बढ़े हैं। रिकवरी ऑफ द पीपल, उन लोगों को खोजिए, वो कहाँ गए वो लोग, वो जो खो गए, वो जा चुके, वो किस तरह के लोग थे। और यहाँ पे मैं E.P. थॉम्पसन को और ला रहा हूँ।
E.B. थॉम्सन का हम हिस्टोरियन लोग सब नाम सुने हैं, वॉज ए ग्रेट हिस्टोरियन। और ये एक बात कहते हैं, एजेंसी ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों की एजेंसी का एक रोल है हिस्ट्री में, इस एजेंसी को भी हमें पकड़ना होगा। तो यहां से एक तरह से पूरा क्लाइमेटिक पॉइंट आता है, पूरी तरह सोशल साइंस भी बनते हैं हम, क्योंकि सोशल साइंस जो होता है वो सोसाइटी के है, तो सब कुछ लोगों के लिए ही ना, सब कुछ लोगों के ही बारे में, तो हमें लोगों का इतिहास देखना है। तो यहां से हमारा फोकस शिफ्ट होता जाता है। नाउ फोकस शिफ्टेड टू पीजेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, लोअर कास्ट, ट्राइबल पीपल, वीमेन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके बाद शायद समय की कमी होगी, तो मैं एक पहलू और मैंने तैयार किया था इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे, उसको मैं छोड़ देता हूं अभी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के जो अलग अलग चरण रहे हैं और किस तरह से हमने विकसित किया है इसको, लेकिन एक लास्ट की चीज मैं जरूर कह दूं, इंडिया में अभी पीछे लास्ट की जो लेटेस्ट ट्रेंड रही है वो सबाल्टर्न हिस्ट्री रही है, और जो मैंने बताया हिस्ट्री का जो क्लाइमेटिक पॉइंट है वो भी यहीं पे आकर रुकता है, तो हम भी वहीं पे हैं। हमारे देश की हिस्टोरियोग्राफी की एक बड़ी शानदार बात है, हम दुनिया की जितनी भी ट्रेडिशन आई है उनके साथ मतलब कदम ताल करके आगे बढ़े, हम पिछड़े नहीं है इस मामले में, हिस्टोरिकल थॉट के मामले में भी, दूसरे विज्ञानों में भी, ज्ञान विज्ञान में भी हमारा विकास और हमारा योगदान कम नहीं रहा है दुनिया के साथ। ये बहुत अच्छी बात है हमारे सोसाइटी की, हमारे देश की, कि हम इंक्लूसिव रहे हमेशा। हम जो है कुएं के मेंढक नहीं बनना चाहते कभी भी नहीं, और इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए। मैं इसमें एक आइडिया देता हूँ आपको कि आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत बात हो रही है, अच्छी बात है, हमारे देश की भी ज्ञान परंपरा है, हमारा बहुत योगदान है, पर मैं ये मानता हूँ किसी भी समाज विज्ञान का कोई देश नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। अगर आप सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम को ही पढ़ोगे ना, तो आपने दुनिया की और जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया उससे अपने आप को अलग कर लोगे, उसके साथ जोड़ के चलना चाहिए, और हम जोड़ के चले भी। तो इसमें मैं सबाल्टर्न हिस्ट्री का विचार खास कर कह रहा हूँ। रंजीत गुहा नाम के एक इतिहासकार थे जो कि बंगाली बैकग्राउंड के थे, थोड़े से वही मैं अगेन कह दूं थोड़ा सा क्रांतिकारी परंपरा से भी जुड़े हुए थे, तो क्रांतिकारियों पे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, तो वो बंगाल में जो है उस तरह के मोमेंट में भी सक्रिय थे। अल्टीमेटली वो इंग्लैंड चले गए, अच्छे खाते पीते परिवार से थे, तो इंग्लैंड में जाके वो एक हिस्टोरियन के तौर पर एस्टेब्लिश हुए, उन्होंने ये सबाल्टर्न स्कूल एस्टेब्लिश किया, और सबाल्टर्न स्कूल ने हिस्ट्री को आज जो है मतलब इस स्कूल ने भारतीय इतिहास को वो गरिमा दिलाई है जो मतलब पूरी दुनिया में, देखो हमारे हिस्टोरियन का भी कितना भारी योगदान है। मैं पुराने इतिहासकारों का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि समय की कमी है, मतलब शुरू से लेके और अब तक लेटेस्ट जो हिस्टोरियन है वो बाकायदा हिस्ट्री में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, और एज ए सोशल साइंस हिस्ट्री को डेवलप करने में उन सबका एक योगदान है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना कीनोट एड्रेस पूरा करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Cyrus.